Hello student, good morning to all. Now we start chemistry lecture. हमने पिछले क्लास में बोरॉन फैमिली का आपको इंट्रोडक्शन करके दिया था. Now write next point in boron family. स्टार्टिंग से मैं बता दे रहा हूं. बोरॉन फैमिली राइट डाउन. ग्रुप नंबर 13. ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली. बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ओके. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3. Valency is also 3. General configuration is NS2NP1, where N belongs to 2 to 7. Fifth, gallium found in liquid state. Gallium found in liquid state in summer days या summer days बोले तो above 27-26. Now next point is that aluminium Al2O3 is amphoteric. What is amphoteric? I will explain later. Al2O3 is amphoteric. Seventh point is that common oxidation state is +3. Common oxidation state is +3. 8. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium +3, +3, +3, +3 and +3. But thallium +1 is more stable than thallium +3 because of due to inert pair effect. Because it is inert pair effect. Okay. Now first point is that valence electron. What is valence electron? Outer cell electron. Outer cell electron is known as valence electron. बोरॉन आप कन्फिगरेशन निकालते हो तो 2 और 3. एल्युमिनियम 2, 8, 3. हाउ मेनी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन? 3 outer cell electron. Yes. Now valency, loss of electron or gain of electron and share of electron to complete their octet. Write down. Valency means loss of electron, gain of electron and share of electron. Loss of electron, gain of electron and share of electron to complete their octet.
to complete their octet. Loss of electron, gain of electron and share of electron to complete their octet. यहां पर एल्युमिनियम 3 लॉस भी कर सकता है और 3 शेयर भी कर सकता है. कहां लॉस करेगा, कहां शेयर करेगा, हम केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी एल्युमिनियम विल लॉस 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या एल्युमिनियम विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन. ओके ना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जनरल कॉन्फ़िगरेशन. जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है NH2NP1, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. स्टार लगा लो इस पे. N बिलोंग्स टू 2 to 7. गैलियम, गैलियम लिक्विड होता है समर डेज में. समर डेज मतलब थोड़ा हीटिंग ज्यादा होता है, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री, उससे एबव जैसे जाता है टेम्परेचर तो गैलियम जो हो जाता है वो लिक्विड स्टेट में आने लग जाता है. तो गैलियम फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन समर डेज. समर डेज इसलिए मैंने लिख दिया कि समर डेज का मतलब हम ये मान के चलेंगे थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मली रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 होता है. तो 25 से थोड़ा एबव मानेंगे, 27, 28, 29, 30 ऐसे मानेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गैलियम सॉरी एल्युमिनियम. एल्युमिनियम Al2O3 जो ये ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक होता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? मैं एम्फोटेरिक का मीनिंग एक्चुअल आगे समझाऊंगा, बट अभी समझ लो कि जो एसिड और बेस दोनों का काम करे, that act as a acid as well as base is known as amphoteric. Next point is that common oxidation state is +3. Common oxidation state, what is oxidation state I will explain later. मतलब विदिन 10 डेज में ये और ये पॉइंट हम सीख जाएंगे. 5th पॉइंट, 6th पॉइंट और 7th पॉइंट हम आगे आने वाला 10 डेज में ये तीनों पॉइंट हमारा कवर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. ये जो चार्ज है इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट थैलियम +1, थैलियम +1 is more stable than thallium +3. Why? Because of inert pair effect. What is inert pair effect? I will explain in chemical bonding, not here. Thallium oxidation state +1 is more stable than thallium +3 due to inert pair effect. Okay? जो मैं बोर्ड पे लिखूं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे वो आपको अपने नोटबुक में कॉपी पेस्ट करना है, या अगर लिखते समय पीछे रह गए तो स्क्रीनशॉट भी लेके आप बाद में नोट्स तैयार करोगे. इसका एक नोट्स भी प्रिपेयर करने जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर आपको पेपर होंगे. तो ये जैसे मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो आपको लिखने होंगे और उसके पॉइंट्स भी लिख के और रिवाइज भी करने होंगे. ऐसा नहीं केवल दे सुनना नहीं है. ओके, राइट किया आपने. नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं. 8 पॉइंट हो गया ना. चलो अब आते हैं ग्रुप नंबर 14 पे. ग्रुप 14 हेडिंग डाल लो. ग्रुप 14 कार्बन फैमिली. ग्रुप नंबर 14 इज नोन एज कार्बन फैमिली. ग्रुप नंबर 14 is known as carbon family. Group number 14 is known as carbon family. कहे शिव जी सुनो पार्वती, यहां वाला मैं छोड़ रहा हूं. यहां से यहां जाने के लिए एटॉमिक नंबर क्या ऐड करते थे? 18, 32 और यहां से यहां 32.
यहां से यहां जाने के लिए 8, 18, 18, 32, 32। यहां मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं 6 होता है। 6 और 8 14, 14 और 18 32, 32 और 18 50, 50 और 32 82, 82 और 2 114। Now what will be trick? plus 8 plus 18 plus 18 plus 32 plus 32। ओके ना? तो ये आपको ट्रिक याद रखना है, वही ट्रिक है जो हमने बोरॉन फैमिली में बताया था। ओके, नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, मैं यहां दे रहा हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वैलेंसी। थर्ड पॉइंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सेमीकंडक्टर। सिक्स पॉइंट लीड +2 is more stable than +4 due to inert pair effect। ओके, PbO is amphoteric। नाउ राइट करके भेजिए आपने। हाँ, अथर्व दत्ता दत्तर 1424 44। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, बिल्कुल करेक्ट है, और वैलेंस इज 4। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज 4। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या आएगा? 2 और 4। इसका निकालोगे तो 2 और 8 और 4। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो शेयरिंग कैसे होता है वो आगे मैं बताऊंगा, बट इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP। अब आप एक एक बढ़ाते जाओगे, वहां P1 था, अब P2 बोलोगे, फिर P3 P4 P5 P6 बोलोगे। ठीक है, तो याद करने में भी ये समझ में आ जाए क्या है, बस आप एक एक इंक्रीज करते जाओगे। P1 बोरॉन से स्टार्ट होता है तो P1, कार्बन में P2, नाइट्रोजन में P3, ऑक्सीजन में P4, फ्लोरीन वाला में P5 और हेलोजन में सॉरी इनर्ट में P6। और वही n बिलोंग्स टू 2 to 7। ये भी आप ध्यान में रख लोगे। अब जब मैं कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, बरोबर है। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का नाम सुने होगे। पूरे जितने भी सब्सटेंस है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड। ओके ना? मेटलवाइड मेटल कौन है, मेटलवाइड कौन है, सब आगे पढ़ाऊंगा मैं। बट आप ये सुना होगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जो मेटल होते हैं वो करंट फ्लो करवाते हैं, बरोबर है। जैसे हमें 440 वोल्ट चाहिए, बरोबर है क्या? क्योंकि 440 वोल्ट से ही हमें झटके लगते हैं, गाना भी है लगे 440 वोल्ट। तो उस 440 वोल्ट के लिए हमें मेटल का करंट चाहिए, कॉपर का, सिल्वर का। अब मान लो हमने प्लास्टिक ले लिए, तो इसमें करंट तो पास होगा नहीं, तो ये इंसुलेटर है। थर्ड पॉइंट, अगर मान लो हमने रेडियो लिया या लैपटॉप लिया या मोबाइल लिया, इसमें तो हमें 3 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए। रेडियो, लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है,
तो उसमें इतना कम वोल्टेज के लिए हम मेटल यूज नहीं करते, हम उसमें सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। तो मेटल में करंट फ्लो होता है, या ऐसे बोल दो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर में 3 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में करंट फ्लो होता है, यानी 1 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में करंट फ्लो करवाने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बहुत ज्यादा भी करंट फ्लो नहीं करवा पाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवा दिया। 3000 वोल्ट चाहिए तो 3000 वोल्ट के लिए मेटल लगाना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर नहीं यूज करना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अगर हमें ऐसा डिवाइस रिक्वायरमेंट है जिसमें 1 वोल्ट से 10 वोल्ट की जरूरत पड़े या 20 वोल्ट की जरूरत पड़े, तो उस केस में हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। जैसे रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप। एक लैपटॉप में जो मोबाइल में करंट फ्लो होता है उसमें सेमीकंडक्टर जो चिप वगैरह बने होते हैं वो सेमीकंडक्टर का बना होता है, ठीक है। तो वही है सेमीकंडक्टर। तो यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर, ओके ना। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो कार्बन होता है ओ +4 में भी होता है, और कार्बन +2 में भी होगा। कार्बन +2 में भी होगा। +2 कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। लेकिन लीड के बारे में अगर हम बोले तो लीड जो है वो +2 ही इसका ज्यादा स्टेबल है। लीड +2 इज मोर स्टेबल देन, और ये ओलंपियाड में आ चुका है इक्वेशन ओलंपियाड में आया हुआ है। लीड +2 इज मोर स्टेबल देन लीड +4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और पीवीओ इज एम्फोटेरिक, मतलब इट एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस। ओके, राइट डाउन हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 जो है वो है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बराबर है। कितना ऐड करना है एटॉमिक नंबर? +8 +18 +18 +32 और +32। यहां पर 32 ऐड करना है। ओके, यहां मैं एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं 8। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। 15 और 18 कितना हो जाएगा? 33। 33 और 18 कितना हो जाएगा? 51। 51 और 32 कितना हो जाएगा? 83। 83 और 115। ओके ना। नाइट्रोजन फैमिली को हम प्यार से पिनकोजेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम, इसका निक नेम है पिनकोजेन। तो ये जो है पिनकोजेन, इसको हम बोलते हैं पिनकोजेन। नाइट्रोजन फैमिली इज ऑल्सो नोन एज पिनकोजेन। नाइट्रोजन फैमिली इज ऑल्सो नोन एज पिनकोजेन। व्हाई इट इज नोन एज पिनको? पिनको एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पंजेंट स्मेल। यानी जब ये इनके साथ गैस वगैरह बनाए जाते हैं, फॉस्फीन, अमोनिया, जब इस गैस का प्रिपरेशन किया जाता है तो उनका स्मेल जो होता है पंजेंट स्मेल देता है। तो ये पिनको का मतलब होता है पंजेंट स्मेल। दैट्स वाई इस ग्रुप को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज पिनकोजेन। ओके ना। नाइट्रोजन फैमिली को हम 5th A के नाम से जानेंगे। 5th A, ठीक है। ये एक पॉइंट छूटता चला गया है। आप बोरॉन फैमिली को लिखेंगे 3rd A, कार्बन फैमिली को लिखोगे 4A और नाइट्रोजन फैमिली को लिखोगे 5A।
ये पॉइंट रोमन, इसको रोमन में ग्रुप नंबर बोलते हैं, और कैसे रोमन में लिखा जाता है वो आगे समझाएंगे, बट आप अभी ये लिख लो 3A 4A 5A। बोरॉन फैमिली में बैक साइड जाओ और वहां राइट डाउन करो 3A 4A एंड 5A। बराबर है? बोरॉन फैमिली को लिख लो 3A 4A एंड 5A। बोरॉन फैमिली को कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता है, बोरॉन फैमिली को बोरॉन फैमिली ही बोला जाता है। कार्बन फैमिली को कार्बन फैमिली ही बोला जाता है। इसको भी नाइट्रोजन फैमिली ही बोला जाता है, बट एक और इसका निक नेम है जिसको बोलते हैं पिनकोजेन। पिनको मतलब पंजेंट स्मेल। अब पंजेंट स्मेल जो है, ये गैस जो फॉर्म करता है उसका स्मेल जो होता है पंजेंट होता है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन पंजेंट होता है। बराबर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 1 आप आंसर लिख के भेजोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सेकेंड आंसर लिख के भेजोगे वैलेंसी कितना है? थर्ड आंसर लिख के भेजोगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फोर्थ पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिखवाऊंगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5 भी होता है। ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये जो बार बार हम नाम ले रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल इनर्ट पेयर इफेक्ट जो नाम है यहां पे जो मैं बार बार ले रहा हूं वो थैलियम, लीड और बिस्मथ के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट applied on थैलियम, बिस्मथ एंड लीड। बराबर है? तो आप आंसर लिख के भेजोगे। ओके, अथर दतर क्या लिखे? 1.5 कॉमा लगा है। बराबर। वैलेंसी 3। सबसे जो पहला आंसर आया है संस्कृति, बिल्कुल सही है। उसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा सर, रोमन नेम ऑफ ग्रुप नंबर 14 4A। 14 को 4A बिल्कुल करेक्ट भेजो तुम। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। P में एक बढ़ाते जाना है। N belongs to 2 to 7। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5। बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाइड ऑन थैलियम, बिस्मथ एंड लीड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है हाउ मेनी सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म ए फॉर्मूला, फॉर्म ए कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स। हाउ मेनी
सेम एटम और डिफरेंट एटम combine to each other and form molecules। कह रहा है ये व्हाट इज एटॉमिसिटी। नाउ एटॉमिसिटी को हम डिफाइन करेंगे। सुयस माली वैलेंसी 5, चिन्मय वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, सुयस माली और वैलेंसी 5 बोल दो। 5 पढ़े या 3 पढ़े? 5 भी होता है, लेकिन वो आगे मैं बताऊंगा कहाँ होता है 5, तो मैक्सिमम वैलेंसी 5 होगा। तो एटॉमिसिटी के बारे में जान जाओ पहले। हाउ मेनी सेम और डिफरेंट एटम कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे हमने O2 लिया, O2 में कितने एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं? हाउ मेनी एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म O2? आंसर करो। ओके, आंसर है 2। आंसर आया भी हमारा, संस्कृति का आया, शुभम का आया, अथर्व चौगुले का आया 2। तो ये एटॉमिसिटी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। एटॉमिसिटी जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यानी हाउ मेनी सेम एटम और डिफरेंट एटम, यहां सेम एटम है चाहे डिफरेंट एटम, कोई लेना देना हमें नहीं है। बताओ N2 जब बना होगा तो N2 कितने एटम से कंबाइन होकर बना होगा? आंसर 2। तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बरोबर। मुझे बताओ P4 जब बना होगा तो कितने एटम से कंबाइन होकर बना होगा? 4। बिल्कुल सही है। अगर S8 बना होगा तो कितने एटम से कंबाइन होकर बना होगा? 8। बिल्कुल सही है। अगर मान लो हमने बोला कि H2SO4 बना होगा तो कितने एटम से कंबाइन होकर बना होगा? 7। बिल्कुल राइट है। 4 और 1 5 6 7। इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 7। अगर बोला जाएगा H2O7, इसको ओलियम बोला जाता है। ओलियम का एटॉमिसिटी कितना होगा? 11। बिल्कुल सही है। एटॉमिसिटी विल बी 11। ओके ना। Te8 है तो कितना होगा? Te8 है तो 8। ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम कितना होगा? 8 होगा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब कितना होगा एटॉमिसिटी? बिस्मथ सिंगल एग्जिस्ट करता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हीलियम का एटॉमिसिटी कितना होगा? हाउ मच एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? 1। बिल्कुल करेक्ट है। तो एटॉमिसिटी आसान है ना, क्योंकि हीलियम कभी He2 सुने हो क्या? नहीं, तो ये 1 होता है। ओके ना। तो ध्यान देना थोड़ा सा, इधर मैं डस्टिंग कर रहा हूं। अब देखो, इतना मैंने एग्जांपल लिखवा दिया। ओल्ड स्टाइल से टीपो 8 होता है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब 4 होता है। न्यूजीलैंड का 2 होता है। इसका तो हमने जैसा देगा वैसा हम निकालेंगे, बरोबर है क्या? तो यहां मैं लिख रहा हूं समरी करके, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं सबका। O2 का 2 हो जाएगा। ओल्ड स्टाइल 8 हो जाएगा। ओल्ड स्टाइल से 8 हो जाएगा। T 8 हो जाएगा।
ओल्ड स्टाइल से। न्यूजीलैंड का 2 हो जाएगा, पाकिस्तान 4 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया 4 हो जाएगा, सब 4 हो जाएगा, भिखारी भिखारी 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है F2, Cl2, Br2, I2 सबका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर है। H2 2 हो जाएगा, ठीक है, इनका 2 हो जाएगा। और बाकी का अगर निकालना है तो हमें दिया जाएगा H2SO4 में 7 हो जाएगा, H2O7 में कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और हीलियम, नियोन, आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसमें कितना होता है? ये कंबाइंड नहीं होता है, 1-1 होगा। 1 1 1 1 1 1। ध्यान देना, अगर 1 आता है तो उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मोनो। और एटॉमिसिटी है तो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ठीक है, अगर 2 है तो बाई एटॉमिक या डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। ठीक है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक। 1 है तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। 2 है तो हम बोलेंगे डाई एटॉमिक, 3 है तो बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, 4 है तो बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक, उसी तरह से 5 है तो पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, हेप्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। जो आप मीथेन से प्रोपेन में पढ़ते हो वही वाला नाम लिख सकते। एटॉमिसिटी सबको क्लियर हो गया? तो हम नाइट्रोजन फैमिली में आगे क्या पढ़े? एटॉमिसिटी। नाइट्रोजन फैमिली का एटॉमिसिटी क्या होता है? नाइट्रोजन का 2 होता है, बरोबर है। नाइट्रोजन का 2 होगा, फास्फोरस का 4 होगा, आर्सेनिक का 4 होगा, एंटीमनी का 4 होगा, लेकिन बिस्मथ का 1 होगा। बिस्मथ फाउंड इन मोनोएटॉमिक। इसको मैं हटा दूं। नेक्स्ट पॉइंट देखना, नाइट्रोजन फैमिली का नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन गैस। नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा लिख लेना। N2 एग्जिस्ट एज ए गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म, while P4 exist in solid form। अब इसका जो आंसर है वो आप लिखोगे, मैं यहां पर लिख के और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहा हूं, इसको आप भरोगे, नहीं तो मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। Why N2 exist as gaseous form and P2 exist as solid form, इसका आंसर आप करोगे। नेक्स्ट, why N2 is less reactive than P4। आप नाम सुनोगे फास्फोरस, फास्फोरस माचिस के तिल्ली पे लगाए जाते हैं, पटाखे में लगाए जाते हैं, जहां आग लगाना हो वहां फास्फोरस यूज करते हैं, बराबर है क्या? पटाखे जलता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है फास्फोरस, ये कलरफुल बर्निंग करता है। तो फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि नाइट्रोजन जो होता है एयर में होता है, एयर में होता है फिर भी ये लेस रिएक्टिव है, एयर में है रिएक्शन बहुत कम करता है। तो N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4, वाई? इसका भी आंसर आप ही करोगे।
मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाई N2 hold triple bond among them। N2 जो है अपने आप में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्यों? while P4 form single bond among them। इसका भी आप आंसर करोगे और नहीं आएगा तो आप छोड़ दोगे, मैं उसको करवाऊंगा आंसर। बट मैं ये इसलिए लिखवाया कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को पहले आप जानोगे। ओके, जो इसका है ये वाला N2 कुछ ऐसा बॉन्ड होता है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि P4 जो होता है वो P4 कुछ ऐसा होता है। ये सॉलिड होता है और ये गैस होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये N2 जो है वो गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है और P4 सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। नहीं आएगा, मैं बताऊंगा, या पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सेकेंड क्वेश्चन है N2 इज लेस रिएक्टिव देन P4। P4 से N2 कम रिएक्टिव क्यों है? ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत बर्न हो जाता है, जल जाता है। माचिस के तिल्ली पे तुरंत माचिस जलाने के लिए काम करते हैं, पटाखे को कलरफुल बर्निंग करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन होल्ड ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, 1 2 और 3। while P4 फॉर्म सिंगल बॉन्ड among them। P4 में एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है। इनके और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इनके और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये बॉन्ड बना है तो इसके बीच में बना है सिंगल बॉन्ड, यानी एक फास्फोरस से दूसरे फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको बाद में मिलेगा तो चलेगा, बट आप ये इंफॉर्मेशन याद रखना कि नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होता है, फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होल्ड करता है जबकि फास्फोरस सिंगल बॉन्ड होल्ड करता है। हाँ, रीजन बाद में भी समझेंगे तो चलेगा, बराबर है क्या? बट इंफॉर्मेशन आप याद रखना। ओके, next point is that bismuth is a typical metal। टिपिकल मतलब बहुत अच्छा। bismuth is a typical metal। Do you understand each and every point? Have you any doubt? Then tell me। नाइट्रोजन फैमिली क्लियर? कितना ही पॉइंट्स थे नाइट्रोजन फैमिली के? हैव यू एनी डाउट? अब देखो इसमें से कुछ चीजें जो है, सर ट्रिपल बॉन्ड कैसे आ जाता है, P4 में सिंगल बॉन्ड कैसे आता है, वो हम आगे सीखेंगे, बरोबर है क्या? तो यहाँ पर हम तुम्हें पहले से टारगेट सेट करके चले हैं
कि जो हम यहाँ नहीं जानते हैं, मे बी आने वाले दिनों में विद इन 1 मंथ में हम सारे चीजें जब टीच कर ले, स्टडी कर लेंगे, तो ये सब चीजें जब समझ में आ जाएगा कि N2 में ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड P4 में कैसे बनता है, नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, नाइट्रोजन कम रिएक्टिव क्यों होता है, फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, ये सब चीजें जो है मैं इसलिए लिखवा दिया कि जब विद इन 1 मंथ में आप सब कुछ पढ़ लोगे, बाद में जब रिवाइज करोगे तो बहुत एक अच्छा आपको फीलिंग्स आएगा कि हमने ये चीजें यहाँ से कनेक्ट करना सीखा है। ओके ना? तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप बोलो।